जब आपके पास आर्थिक सुधार के माध्यम से विदेशी मुद्रा इंतजार कर रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं आने दे रहे हैं? आप आईएमएफ के पास कर्ज लेने जा रहे हैं, तो एक तो वो कर्ज नहीं देंगे, कहेंगे पहले सुधार करो, ठीक है। तो उसमें, और इस बात को ध्यान में रख, आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़े, जैसे ग्रीस के पास है, तो ग्रीस का संकट क्या है? उसके पास आर्थिक सुधार वो करे भी तो कौन वहां निवेश करने आएगा? एक तो जनसंख्या बहुत कम है, बाजार है नहीं, तो बाजार है नहीं तो उत्पादन कर करके निर्यात करें। तो इससे अच्छा नहीं है कि अफ्रीका में उत्पादन केंद्र बनाएं और वहां से निर्यात करें, क्योंकि ग्रीस में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है और अफ्रीका में और भारत में लेबर कॉस्ट कम है। तो उत्पादन केंद्र ही जब बनाना है निर्यात करने के लिए, तो दूसरे देशों में बनाएंगे, ग्रीस में क्यों बनाएंगे? तो ग्रीस की मजबूरी है कि वो आईएमएफ या अन्य संस्थाओं से कर्ज ले। भारत के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश है, 100% कर दीजिए, कई बिलियन यूएस डॉलर आ जाएगा। डिफेंस में 100% कर दीजिए, आ जाएगा। और भी जो क्षेत्र हैं दूर संचार वगैरह में, जहाँ जहाँ आपने रेस्ट्रिक्शन खोल दीजिए, आ जाएगा भारी मात्रा में। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ अभी भी 49% 74% विदेशी निवेश है, आप उसको खोल दीजिए, विदेशी निवेश आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आता है कि फिर उस समय यूपीए सरकार के दौरान चालू खाते के घाटे की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और पहली बार सन 2000 के बाद भारत सरकार, ऐसा लगता था कि भारत सरकार को अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, देनदारी को पूरा करने के लिए आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन तब मनमोहन सिंह ने उस समय, और पी चिदम्बरम थे, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला। और खोलने का जितनी तेजी से उन्होंने खोला, उतनी ही तेजी से ममता बनर्जी ने समर्थन वापस लिया। और मनमोहन सिंह जानते थे कि समर्थन उनके द्वारा वापस लिया जाएगा। तो अब वहाँ पे एक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जीडीपी ग्रोथ 4%, 4.7% पे, मुद्रास्फीति 9.4%, ठीक है। राजकोषीय घाटा उसी तरह से करीब 4.5-5% के आसपास। विदेशी मुद्रा भंडार सारा गायब है। तो कहा जाता था उस समय कि मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को जहाँ से शुरू किया था वहीं उसको पहुँचा करके जाएंगे, विदाई लेंगे, ठीक है, वहाँ से फिर विदाई लेंगे वो वहाँ से। लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब मरना ही है तो लड़ के मरे। किससे लड़े? ममता बनर्जी से। और फिर उन्होंने डिसीजन लिया, और ममता बनर्जी के समर्थन, वापसी के धमकी के बावजूद उन्होंने कई एरिया को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया, ठीक है। और खोलने का परिणाम हुआ कि ममता बनर्जी के फिर अच्छे दिन चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि केंद्र सरकार के वो सबसे वरिष्ठ सहयोगी थी, सबसे ज़्यादा सांसद उसके थे कांग्रेस पार्टी के बाद। और इस पावर को यूज करके वो बंगाल के लिए बहुत सारा बेनिफिट ले सकती थी। उसके मंत्री थे, रेल मंत्री थे उसके, ग्रामीण विकास मंत्री उसके थे, बहुत सारी योजनाएं बंगाल में लेके जा सकती थी। और जिद में उसने क्या किया? समर्थन वापस ले लिया। जिद में टाटा को विदाई दे दी सिंगूर से। और फिर अभी प्रस्ताव करी है कि टाटा अगर हमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें तो वो 600 एकड़ जमीन हम उनको देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये इसमें माने भारत का जो मोर्चा है वो आने वाले दिनों में महिलाओं के द्वारा संभाला जाएगा। जलिता नीचे, कौन है जम्मू कश्मीर में? महबूबा मुफ्ती कश्मीर, अच्छा, वसुंधरा राजे राजस्थान। चारों सीमाओं की रक्षा, ठीक है, चारों सब सीमाओं की सुरक्षा महिलाओं के जिम्मे जाने वाला है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो। खैर, उन्होंने समर्थन यहाँ पे जाएंगे। इस सरकार का मानना ये है कि हमारे ज़माने में चालू खाते का घाटा रीजनेबली काफ़ी कम है और ये जीडीपी का 1.4% है, इनका ये कहना है। तो उसी में नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, चालू खाते के घाटे का कम होकर, चालू खाते के घाटे का कम होकर जीडीपी का 1.4% होना। और लास्ट पॉइंट, विदेशी मुद्रा भंडार का वर्तमान में बढ़कर 350 बिलियन यूएस डॉलर हो जाना। $350 बिलियन
हो जाना, ठीक है। अब इस 350 बिलियन यूएस डॉलर का दो इम्पोर्टेंस है। एक इम्पोर्टेंस है कि वर्तमान में जो विश्व आर्थिक स्थिति है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का सेंस ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था कब धराशायी हो जाए कह पाना मुश्किल है। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था सब प्राइम में धराशायी हुई तो एक एक दिन में शेयर बाजार 2,500 पॉइंट नीचे गिरा, और हम लोगों ने उस दिन को देखा हुआ है, क्योंकि उसके पहले शेयर बाजार में हम लोग बहुत सक्रिय हुआ करते थे, और 2008 के पहले उस व्यक्ति को प्रगतिशील सोच वाला व्यक्ति माना जाता था जो शेयर बाजार में भागीदार होता था, ठीक है। और सब लोग उसमें BBA MBA कर रहे थे। BBA MBA करने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे मित्र थे, उन्होंने काफ़ी, जब हम लोगों के बीच में आपस में बातचीत होती रहती थी, हम भी उनको बताते थे कि हम कौन कौन सा चमत्कार कर रहे हैं, वो भी अपना बताते रहते थे चमत्कार, ALS में पढ़ाते हैं। दोनों आदमी में जब शेयर बाजार अमेरिकी मंदी के प्रभाव में जब भारतीय शेयर बाजार नीचे गिरना शुरू हुआ और 20,000 पॉइंट से गिर के 8,000 पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो हम लोगों ने फिर काम करना छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन उनका फ़ोन आया कि और सर क्या हाल है। हमने कहा कि अच्छा तो नहीं है। बोले हमारा भी बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा क्यों? बोले शेयर बाजार में भारी घाटा हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस था, लेकिन हमने सर ये सोच के संतोष कर लिया कि चलो हमने शेयर बाजार में MBA किया है। मैथ पढ़ाने वाले टीचर थे, शेयर बाजार का काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि करीब 6-7 लाख रुपए नुकसान उन्होंने किया। तो उनका कहना ये था कि हमने ये सोच के संतोष कर लिया कि हमने शेयर बाजार में MBA किया है। तो फिर हमने सोचा कि हमने क्या किया है, तो हमने सोचा कि शायद हमने BBA किया है, ठीक है। और दोनों आदमी ने MBA और BBA करके क्या सीखा था कि आगे से शेयर बाजार का काम नहीं करना है। और सही बता रहे हैं कि अगले फिर 4 साल तक शेयर बाजार की तरफ देखे भी नहीं। फिर एक बार झटके से ऐसे ही आया कि डिश टीवी का एक शेयर मेरे पास था। वो डिश टीवी का शेयर हमने कई राउंड में खरीदा था, करीब 80 रुपये के आसपास एवरेज था, और वो गिर के 18 रुपये पे चला गया था। तो एक दिन देखे कि 95 रुपये पहुँचा हुआ है 4 साल बाद। तो हमने सोचा कि भाई ये तो सही समय है, इसको बेच के इसको निकाल देते हैं। हमारे पास 800 शेयर था उसका, हमने सोचा कि बेच के इसको निकाल देते हैं। तो जब बेचने के लिए गए तो पता चला कि करीब 3 साल पहले मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका था। क्यों फ्रीज हो चुका था? जैसे बहुत दिन तक डोरमेंट अगर आप रखेंगे और उसमें कोई लेन देन नहीं करेंगे तो फ्रीज हो जाता है। उसको दोबारा एक्टिवेट कराते कराते वो 78 रुपये पे आ गया। फिर भी हमने उसको बेच करके उसके बाद बाहर हो गए उससे। NHPC का बीच में फिर एक बार कुछ हुआ तो हमने NHPC का, चूँकि ये पूरे मंदी के दौरान जो CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सरकारी जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था शेयर बाजार में। तो हमने सोचा कि रुको ऐसा करते हैं NHPC का शेयर खरीद लेते हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, NTPC है, NPCIL है, उस तरह से हाइड्रो पावर में जाएंगे तो NHPC है। उसका जब वो आया IPO आया तो IPO 35 रुपये का था, ठीक है। हमें वो मिला 33 रुपये में, हमने खरीद लिया। बाद में जब देखा तो देखा कि वो 18 रुपये में पहुंचा हुआ है। और इसका परिणाम ये होता है, शेयर बाजार में इस तरह से वॉलेटिलिटी होती है तो कि लोग अपने बचत को शेयर बाजार में निवेश करने के बदले सोने में निवेश करने लगते हैं। और सोना में निवेश एक डेड इन्वेस्टमेंट होता है, उसको पूंजीगत निवेश नहीं कहा जाता है। और इसलिए इस बार के कर प्रस्ताव में जाएंगे तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे कर प्रस्ताव किया है जिससे कि आम आदमी को अपने बचत को रियल एस्टेट में, मकान खरीदने में, या जो कंपनीज हैं उनको अपने पैसे को बिल्डिंग बनाने में आकर्षित किया जा सके। और ये जब पैसे गोल्ड में जाने के बदले मकानों में जाते हैं तो वो एक पूंजीगत निवेश है और उसका चेन इम्पैक्ट होता है। सीमेंट खरीदाएगा, स्टील खरीदाएगा, मजदूरी, और आप समझ रहे हैं बाकी। लेकिन वही पैसा अगर गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, और उसके लिए पिछले बजट में जाएंगे तो गोल्ड मोनेटाइजेशन या गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकार ने लिया, लेकिन सरकार ने उसमें एक गलती कर दिया, बहुत सफल नहीं हुआ वो दोनों स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन भी बहुत सफल नहीं रहा और गोल्ड बॉन्ड भी बहुत सफल नहीं रहा।
क्योंकि भारत में जो गोल्ड है वो एक आर्थिक वस्तु ना होकर के सामाजिक सांस्कृतिक वस्तु है। और कोई अपनी पत्नी को कितना पसंद करता है, और आप बोल रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, उसके बदले में बॉन्ड खरीदिए। ठीक है, बॉन्ड खरीद लेंगे, जो लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है आप हमें दे दीजिए, उसका हम मोनेटाइजेशन करके आपको। तो सरकार को क्या करना चाहिए था, उसी तरह का बॉन्ड जो जारी करना चाहिए था महात्मा गांधी के फोटो के, चाहे कैटरीना कैफ के फोटो के साथ, जो नेशनल एम्बेसडर हैं, चाहे जो भी, उनके फोटो वाला एक नकली एक बॉन्ड पेपर जारी करना चाहिए था साइज के अनुसार, जैसे इन्वेस्टमेंट के अनुसार, जिससे कि वो संबंधित महिला किसी पार्टी में जाए गोल्ड, लोग पार्टी में ही तो जाते हैं पहन के, तो ओरिजिनल गोल्ड ले जाने के बदले कौन सा पहन के जाएंगे, गदम लेके जाएंगे, लोग देख ले कि हाँ हमारे पास गोल्ड है, 500 ग्राम है, देखिए 500 ग्राम उसमें, उसके बदले वाला बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें टैक्स प्रपोजल किया हुआ है, लास्ट वाला पार्ट जब करेंगे तो उसमें आएगा। माने सरकार के द्वारा ऐसे कर सुधार किए गए हैं जिससे कि लोगों को अपने बचत को गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बदले, ठीक है, अन्य पूंजीगत निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। कई सारे ऐसे प्रस्ताव उसमें लाए गए हैं, उसमें हम आएंगे तो कर लेंगे। अब इसमें लिखिए, देखो इस प्रकार की उपलब्धियों के किसका, अच्छा गोल्ड का वैसे चर्चा में बताया था। गोल्ड में एक हो जाता है, देखो जैसे विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जाएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार में उसका 2 इंपॉर्टेंस है। एक हमने ये कहा कि चाइना की स्थिति बिल्कुल वोलेटाइल है और कभी भी चाइना डंप कर सकता है, और जब चाइना डंप करेगा तो वो, चूंकि चाइना आज के डेट में अपने 1.5 अरब की जनसंख्या के साथ बहुत बड़ा कंज्यूमर है और अपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेस के कारण बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और वो अगर डंप करेगा तो विश्व अर्थव्यवस्था को अपने साथ लेके जरूर जाएगा। चूंकि ग्लोबलाइजेशन में आप कितना भी घरेलू कदम उठा लें, कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होगा, फॉरेन करेंसी डिमांड होगा, और फॉरेन करेंसी डिमांड होगा, और हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, उससे हम इस तरह के त्वरित डिमांड को पूरा कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था बिखरने से बचा लेंगे। एक और सेकंड होता है कि अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक है तो आप अपने अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों को, जो इंटरनेशनल लायबिलिटीज है फॉरेन करेंसी वाले, उसको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। चाहे वो आयात की मांग हो, चाहे चालू खाते के अन्य मद हो, चाहे पूंजी खाते की मांग हो, आप उसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास वर्तमान में संतोषजनक है और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, विदेशी फ्रंट पे भी जाएंगे और घरेलू फ्रंट पे भी जाएंगे, तो वर्तमान जो इंडिकेटर है वो एक संतोषजनक स्थिति को जाहिर करते हैं वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो 16% जीडीपी ग्रोथ हासिल किया, चाइना 16% जीडीपी ग्रोथ हासिल किया था 2008 के पहले, तो उसके पीछे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक उसका डोमेस्टिक मार्केट, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस था, और बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट था वो 1.5 अरब का। तो अपने घरेलू क्षमता से वो 7-8% तक चला गया घरेलू क्षमता से, और ग्लोबल सिचुएशन भी बहुत अच्छा था, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे भारत का भी हो। भारत का 2006-07 में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया वाज अचीव्ड 9.6%। वो जो वाजपेयी के बाद वाले जो फेज थे वो भारत में अच्छे दिन के फेज थे, मनमोहन सिंह का शुरू वाला और वाजपेयी का अंतिम वाला। वो ग्लोबल लेवल, केवल भारत में ही नहीं, हर देश में रियल एस्टेट में बबल आया हुआ था, बिल्कुल दाम आसमान छू रहे थे और सब जगह हैप्पी सिचुएशन था, हर आदमी पैसे कमा रहा था, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ था, और उसका लाभ चाइना ने उठाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि डोमेस्टिक उसका 7-8% और ऊपर से 7-8% उसको मिल गया ग्लोबल, और दोनों मिलाकर के वो 16% जीडीपी ग्रोथ अचीव किया। और आज के डेट में चाइना WTO के नैरोबी बैठक में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा ये भी था कि जब चाइना WTO का सदस्य बना था तो वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, लेकिन अब चाइना उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, उसके कैटेगरी को चेंज किया जाए और चेंज करके उसको विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जाए। नैरोबी बैठक, WTO की नैरोबी बैठक में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था।
ठीक है। और अभी भी यूरोपीय देश और अमेरिका वगैरह इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि चाइना के कैटेगरी को चेंज किया जाए, ठीक है। तो ये उसमें संदर्भ में जाएंगे। भारत की स्थिति क्या है? भारत जब विकसित होना, भारत अपने जवानी में आया, जवानी का मतलब होता है आर्थिक उन्नति की सिचुएशन में जब आया, ठीक है, तो आपका विदेशी घरेलू स्तर पे मनमोहन सिंह की सरकार थी और गवर्नमेंट का रोल तो होता ही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन उसमें नहीं था। और एक परियोजना को लागू करने में जो अंतर मंत्रालयीय जो समन्वय होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक रेलवे का ट्रैक है, उस रेलवे के ट्रैक को बिछाने में या उसके ऊपर से नेशनल हाईवे को, उसमें कई मंत्रालय जुड़े हुए हैं, और जब पीएमओ स्ट्रांग होता है तो उसको मिनट में निपटा देता है। और दूसरी बात, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पाया। इस बार कम से कम ये मामले अच्छे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका डोमेस्टिक विदेशी आपका तो अच्छा नहीं था, मंदी में चले गए थे, और घरेलू भी बहुत अच्छा नहीं था। और इसका परिणाम हुआ कि जीडीपी ग्रोथ 5% पे आ गया, जो 9.6% से 5%। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, इतना बड़ा कृषि आधार, इतने गांवों का देश 5 पे नहीं आना चाहिए। हमारी एक अंतर्निहित अपनी क्षमता होती है। नहीं होता है कि कोई शहर में आदमी आईएएस ऑफिशियल है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया। अब उस आदमी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है? उसका एक मजबूत ग्रामीण आधार है, गांव में उसकी खेती है, गांव में उसका मकान है, गांव में उसके पशुपालन होता है। वो कितना भी गरीब बनेगा तो एक लिमिट से नीचे नहीं जाएगा। तो भारत को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो उस प्रक्रिया में क्या होगा? अब सरकार के साथ अच्छी बात यह है कि सरकार अपने डोमेस्टिक, ये वाला तो सरकार के हाथ में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार कहाँ फोकस कर रही है? अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए। और अपनी स्थिति को ठीक करेंगे तो कम से कम मिनिमम 7-8% जीडीपी ग्रोथ तो हासिल कर ही लेंगे। और बाहर से अगर सपोर्ट मिल गया तो फिर स्थिति सुधर जाएगी। चाइना जो स्पेस खाली करेगा, अगर भारत उसको भर लिया तो बाहर से भी 3-4% मिल जाएगा। तो घर का 7-8% और बाहर का 3-4%, हर नौजवान को रोजगार, और हर नौजवान के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट आ जाएगा। वो 4G को एंजॉय करने लगेगा काम करने के साथ साथ, ठीक है, भले खाना खाए या ना खाए, ठीक है। क्या लिखे? इस प्रकार की उपलब्धियों का दो प्रमुख कारण बताया गया है। इस प्रकार की उपलब्धियों का 2 प्रमुख कारण बताया गया है। फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता, भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या लिखे? भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता। और सेकंड, पिछले 21 महीनों में सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां, एवं कदम, ठीक है। तो इनका यह मानना है कि इंडिया में एक इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है, माने भारत में अंतर्निहित भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता है जो एक लेवल तो दे ही देगा। और ऊपर से सरकार के द्वारा जो विभिन्न नीतियां लागू की गई, स्वच्छ भारत से लेकर के, मेक इन इंडिया से लेकर के, ई बिजनेस पोर्टल, श्रमेव जयते, उसी तरह से स्किल इंडिया, कृषि विकास के लिए द्वितीय चरण के हरित क्रांति, कई सारी जो योजनाएं सरकार ने शुरू करी, उन योजनाओं का परिणाम हुआ और इनहेरेंट, ये दोनों मिला करके हम 7.6% जीडीपी ग्रोथ हासिल कर पाए, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से संतोष करने के लिए कुछ नहीं है, चुनौतियों की पहचान करके उसको और आगे बढ़ाना होगा। पैरा चेंज करके देखो, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद अर्थव्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, ठीक है। फर्स्ट, ग्लोबल चैलेंजेस, एंड सेकंड, घरेलू चुनौतियां। फर्स्ट क्या लिखे थे? वैश्विक चुनौतियां, और सेकंड घरेलू चुनौतियां। वैश्विक चुनौतियों में फर्स्ट, वैश्विक व्यापार का घटता आकार,
वैश्विक आर्थिक विकास दर में गिरावट। सेकंड पॉइंट, वैश्विक, क्या लिखे, वैश्विक विकास दर में गिरावट। समग्र रूप में अनसपोर्टिव ग्लोबल एटमॉस्फेयर, क्या बोलेंगे उसको, समग्र रूप में असहयोगी वैश्विक परिस्थितियां। अब असहयोगी वैश्विक परिस्थितियों में जाएंगे तो भारत का जो व्यापार भागीदार हैं उसमें जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी के देशों की मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, मुख्य भूमिका है। जो भारत के टॉप 4 जो व्यापारिक भागीदार हैं उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया का स्थान है। और ये गल्फ कंट्री आज के डेट में डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब होने से भारत को पेट्रो डॉलर की आमदनी कम हो जाती है। पेट्रो डॉलर का मतलब क्या हुआ, भारत से बड़े पैमाने पे इन देशों में निर्यात होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का या रॉ मटेरियल का इन देशों में निर्यात होता है, क्योंकि उनका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। अब वो जाकर के धीरे धीरे गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, यूएई में इस बात की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के अलावा भी वहाँ पे विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको प्रमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए इस बात पे। क्योंकि कल अगर पेट्रोल डीजल गैस खत्म हो जाते हैं तो फिर हम लोग कौन सी कहानी बनाएंगे, अली बाबा चोर। भारत में अब पुराने ज़माने में जा रहे हैं, पुराने ज़माने में जाए, भारत की बात करें और उनकी, तो भारत की जो प्राचीन कालीन इतिहास है वो सोने की चिड़िया के रूप में है, जहाँ डाल डाल पे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे जो मध्य एशिया से विदेशी यात्री भारत आए और भारत में पुराने ज़माने से सोने को पहनने और उसको दिखाने की परंपरा है, परंपरा रही है यहाँ पे, ठीक है। पुराने ज़माने से मंदिरों में पता चला कि आप जो राजस्थान वगैरह साइड में जाएंगे तो लोग यहाँ तक चांदी पहने रहते हैं। कई लोग गले में मोटे मोटे, पैर में, वो जहाँ मंदिरों में जा रहे हैं तो मंदिरों में देवी देवता हैं वो भी सोने से ही ऊपर से नीचे तक। तो वो देख के और अपने यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल अगर गल्फ कंट्री से हटा दें तो उनके पास क्या है। एशिया और चीन के एक व्यापारिक में मध्यस्थ की भूमिका उनकी होती थी। एशिया और यूरोप उधर हो गया और इधर एशिया में इंडिया और चाइना। तो यहाँ से जो वस्तुएं उठती थीं, चाहे सिल्क रूट से हो चाहे समुद्र के माध्यम से हो, तो उसमें मध्यस्थ का रोल करते थे वो, और उसको उस पार पहुँचाते थे और बदले में जो, ठीक है। तो वहाँ पे तो पेट्रोल डीजल के आने से 1970 के बाद वहाँ पे आर्थिक उन्नति हुई है, और आर्थिक उन्नति हुई, खूब ढांचा बना, भारी संख्या में भारतीय मजदूरों को रोजगार मिला, भारत से भारी मात्रा में कच्चे माल वहाँ, निर्माण के सामान वहाँ पे गए, और फिर आपस में लड़ झगड़ करके वो सारा बना हुआ ढांचा फिर गिरा लिए, बम गिरा के, यही हुआ है ना। आज इराक में सब चारों तरफ, इराक में, सीरिया में, यमन में चारों तरफ जब शांति हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसको लाभ होगा, भारत को। क्यों लाभ होगा, यहाँ से सीमेंट का, अब सीमेंट अमेरिका से तो खरीद के मंगाएंगे नहीं वो भाई, इंडिया विल बी द नियरेस्ट कंट्री हु विल सप्लाई। तो ये सारे, और वो उसका राजमिस्त्री कौन होगा, ठीक है। तो ये सारा जो सृजन वहाँ पे अभी जो विध्वंस हो रहा है, तो विध्वंस से, लेकिन अदरवाइज इसमें क्या होता है, वो सारे के सारे एरियाज वहाँ से जो आते थे और आकर के भारत में कथा कहानी में लिख के ले जाते थे कि भारत तो सोने की चिड़िया है। तो वहाँ पे जो वॉरियर्स थे एक तरह से, वो प्रवोक होते थे भारत पर हमला करने के लिए। अगर ये मध्य एशिया के जो यात्री थे भारत से आकर के ये सोने चांदी का विवरण नहीं दिए होते तो भारत में कोई नहीं आता, क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत ख़राब है। बाबर ने, आपने खुद जानते हैं, बाबर कभी भारत में नहीं आया, वो काबुल से ही भारत में शासन किया। भारत के मौसम को बहुत ख़राब मानता था वो, काबुल का मौसम अच्छा मानता था जहाँ हमेशा गर्मी और धूल धकड़ रहता था, वो उसको पसंद था, लेकिन भारत का मौसम उसको अच्छा नहीं लगता था। है तो अब इसमें जाएंगे तो गल्फ कंट्रीज वगैरह में हैं तो पेट्रोल डीजल का उनके साथ, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे, अच्छा वैश्विक चुनौती, अच्छा पेट्रो डॉलर, ठीक है। पेट्रो डॉलर, ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि जब लिखवाएं वो बजट है और जो नहीं लिखवाएं वो हमारी जीवनी नहीं है। वो जो लिखवाएं वो बजट तो है ही, जो नहीं लिखवा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो भी बजट ही है। पेट्रो डॉलर का इनकम कम होना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और पेट्रो डॉलर कैसे कैसे कम होगा,
जो गल्फ कंट्री डिस्टर्ब है तो भारत से जो बड़े पैमाने पे इन वस्तुओं का जो निर्यात होता था वो निर्यात कम हो गया। भारी संख्या में जो मजदूर वहाँ पे काम करते थे, जो अपनी मजदूरी भारत में भेजते थे, ठीक है, मजदूरी भारत में भेजते थे, रेमिटेंस जिसको बोलते थे, वो भी कम हो गया। और इसको ओवरऑल कहा जाता है कि भारत के पेट्रोल डॉलर का, अभी तो गनीमत ये है, नहीं तो गल्फ कंट्री जब डिस्टर्ब होता था तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते थे, और नॉर्मली जो पेट्रोल डीजल का पेमेंट आप करते थे उससे डबल ट्रिपल आपको पेट्रोल डीजल का पेमेंट करना पड़ता था, और उस कारण से आपके विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत से बाहर की ओर बढ़ जाता था। तो गल्फ कंट्री जब डिस्टर्ब होते थे तो भारत को 3 तरह से नुकसान होता था: निर्यात का घटना, मजदूरों का वापस आना, और पेट्रोल डीजल का अधिक मूल्य देना, ठीक है। तो इस बार एक नहीं है, बाकी 2 तो इस बार आपके साथ है ही। तो उसमें जाते हैं तो भारत जो ग्लोबल सिचुएशन है वो ग्लोबल सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं है। ये बजट में चूंकि लिखा हुआ नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं लिखवाया। सेकंड पॉइंट जाएंगे, इसी में चाइना की कमजोर स्थिति मेंशन नहीं है, लेकिन जो अनसपोर्टिव ग्लोबल एटमॉस्फेयर का पार्ट वो भी है कि चाइना की अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत, और कमजोरी के संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूर नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी के पार्ट के रूप में आप कौन कौन सा कदम उठा रहे हैं। तो उसी में पहला आपने लिखा है कौन कौन सा, वैश्विक। अब दूसरा लिखिए घरेलू चुनौतियां। घरेलू चुनौतियां, और घरेलू चुनौतियों में फर्स्ट एडवर्स वेदर कंडीशन, क्या होगा हिंदी? प्रतिकूल या विषम मौसम परिस्थितियां। विषम मौसम परिस्थितियां, और उसमें क्या है, पिछले वर्षों में जो मॉनसून एवरेज से 13% कम रहा है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका एक ही पॉइंट में हम निपटा लें, वो है एडवर्स वेदर कंडीशन। और मॉनसून के नीचे रहने से, मॉनसून के जो जितना होना चाहिए उससे कम रहने का कृषि विकास पर प्रभाव पड़ जाता है, और कृषि विकास पर प्रभाव का फिर बचत पर प्रभाव पड़ता है, और बचत का प्रभाव फिर शेयर बाजार और मौद्रिक नीति भी डिसाइड, उसका मौद्रिक नीति में ब्याज दर के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। और रघुराम राजन के द्वारा कई बार कहा जाता है कि मौसम का जो फॉरकास्ट है, मानसून का जो फॉरकास्ट है वो अपेक्षा से खराब है, तो खराब होने के कारण हम बहुत उदार मौद्रिक नीति का पालन नहीं कर सकते। इस तरह की बातें उनके द्वारा बीच बीच में की जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट निगेटिव सिचुएशन है, क्या लिखें? विषम मौसम परिस्थिति। नेक्स्ट असहयोगात्मक राजनीतिक माहौल। सरकार द्वारा 3 प्रमुख तैयारी करने का निर्णय लिया गया है। फर्स्ट, एक राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन, तथा इसके माध्यम से बेहतर राजकोषीय प्रबंधन क्या लिखे? बेहतर राजकोषीय प्रबंधन। देखो, इस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता, उसी में वर्तमान में विद्यमान राजकोषीय तनाव के संदर्भ में उपयोगी है। फिजिकल स्ट्रेस राजकोषीय तनाव के संदर्भ में आवश्यक है। और ये जो राजकोषीय तनाव का मतलब क्या होता है? राजकोषीय तनाव आपके पास तब आते हैं जब आपके आय कम हो जाएं और व्यय ज़्यादा हो जाए। और भारत के पास ये कैसे उत्पन्न हो गया है वर्तमान स्थिति में? ठीक है, अब आय कम होने का मुख्य कारण है कि जैसे 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के लागू किए जाने के कारण केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा बढ़ गया और केंद्र सरकार का हिस्सा घट गया है।
और वो पहले केंद्र सरकार के संदर्भ में जो पहले 68% होता था वो अब घट के 58% रह गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? केंद्र सरकार की आय कम हो गई और केंद्र सरकार के व्यय बढ़ गए। कैसे? 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने तथा OROP, वन रैंक वन पेंशन, इस बार लागू होगा। तो उनकी आय कम हो गई और व्यय बढ़ गए। और ये टेंशन आय और व्यय वाला ये और बढ़ जाता है जब राजकोषीय सुधार रोड मैप एक 2012-13 में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर टू डिसाइड अ रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन। राजकोषीय अनुशासन के लिए एक रोड मैप बनाया गया 5 साल के लिए, और उस रोड मैप के अनुसार 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को घटा करके 3% करना था। पिछले साल सरकार ने उसको 2016-17 के बदले 1 साल के लिए बढ़ा दिया। और इस बार जो राजकोषीय घाटा जो 2015-16 में 3.9%, उसको अनिवार्य रूप से घटा के 3.5% करना था। तो इनके हाथ कहाँ बंधे जाते हैं? राजकोषीय घाटे को तो का टारगेट है, उससे ज़्यादा न तो वो घाटा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आय कम हो या व्यय ज़्यादा हो, घाटा तो उतना ही रहेगा। अब आप जानिए कि कैसे आय और कैसे व्यय सुधार करेंगे। ठीक है, और इस पृष्ठभूमि में इस बार एक नया इन्होंने सुझाव लिया है जो अगली बार इंप्लीमेंट करेंगे, ये कि FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 का है, और वो सरकार के लिए वैधानिक रूप से, लीगल रूप से घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर, जिसके माध्यम से लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि ये जो पॉइंटेड फिजिकल डेफिसिट टारगेट है ये अच्छा नहीं है। जैसे मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति का एक रेंज है 2 से 6% के बीच में, 4% हो तो अच्छा है, यही है टारगेट। अभी वर्तमान में मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, तो एक रेंज मिल गया ना, तो RBI के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना या घटाने में सुविधा हो जाती है। उसी तरह से अब ये मांग कर रहे हैं, या सरकार ने क्या किया, FRBM एक्ट के रिवीजन के लिए कमेटी बना दिया कि अब आप सुझाव दीजिए कि आगे से जो राजकोषीय घाटा का कोई पॉइंटेड लक्ष्य नहीं होगा, वो एक रेंज में होगा, अर्थात 3.3% से 3.6% के बीच में। तो इससे फायदा क्या होगा? सरकार के ऊपर आय बढ़ाने या व्यय घटाने का तनाव थोड़ा कम हो जाएगा और वर्तमान में सरकार को थोड़ी लिबर्टी मिल जाएंगी राजकोषीय प्रावधानों के निर्धारण में। क्लियर है? तो इस बार के बजट में इन्होंने ये प्रावधान ले लिया, तो उस रूप में जाएंगे तो ये जो फिजिकल स्ट्रेस है ये और बढ़ जाता है जब इनको राजकोषीय घाटे को के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना इनके लिए बाध्यकारी हो जाता है, और वो भी उस स्थिति में जब आय कम हुआ हो और व्यय ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिख लो। देखो, इसका तात्पर्य सार्वजनिक आय का कम होना एवं सार्वजनिक व्यय का बढ़ जाना। जैसे फर्स्ट 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के लागू किए जाने से केंद्र सरकार की कर आय में हिस्सा 68%, 68% से घटकर कितना रह गया? 58% रह गया है। सेकंड, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि,
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि दो रूप में। फर्स्ट, 7वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग के रिपोर्ट का लागू होना, और सेकंड, OROP का लागू होना, OROP का लागू होना। क्या लिखे? OROP का लागू होना। देखो, इस प्रकार के तनाव लक्षित राजकोषीय घाटे के संदर्भ में और बढ़ जाते हैं। लक्षित राजकोषीय घाटे के संदर्भ में और बढ़ जाते हैं। फुल स्टॉप। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन। क्यों? क्योंकि बेहतर राजकोषीय प्रबंधन नहीं रखेंगे और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन कहीं से खराब होता है तो आपकी सार्वजनिक आय एकदम से डिप करेंगी। क्योंकि जब वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, ग्लोबल रिसेशन जब होता है, तो ग्लोबल रिसेशन में क्या हो जाएगा? जो ग्लोबल रिसेशन में भारत से बड़े पैमाने पे जो निर्यात है वो निर्यात घट जाएगा। जो विदेशी मुद्रा की मांग बाहर की तरफ बढ़ जाएंगी, लोग अपने पैसे यहाँ से विड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो जब विड्रॉ करना शुरू करेंगे तो ट्विन डेफिसिट होता है ना, जुड़वा घाटा, चालू खाते का घाटे के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा और राजकोषीय घाटा भी आपका मंदी की स्थिति में आय कम हो जाए। जितने भी कर आए हैं, चाहे वो निगम कर से हो, उत्पाद शुल्क से हो, आय कर से हो, वो सब कम हो जाएगा और सार्वजनिक व्यय बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा। और पीटी का फैक्ट है ये कि मंदी की स्थिति में सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में कौन से उपाय किए जाते हैं? ए, बढ़ाए जाना, बी, घटाए जाना, सी, दोनों में से कोई नहीं, और डी, नहीं जानते हैं। कौन सा? सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है जिससे बाजार में तरलता बढ़ जाए और बाजार में तरलता बढ़ने से डिमांड होगा और डिमांड होगा तो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना। लेकिन ये फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट किया कि नहीं किया? आय कम हो गई और व्यय बढ़ गया, राजकोषीय घाटा फैल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाहर में जो एक निगेटिव ग्लोबल सिचुएशन दिख रहा है, उस सिचुएशन में आप अपनी स्थिति को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो आपको क्या करने होंगे? राजकोषीय अनुशासन के लिए कदम उठाने होंगे। पहले से संभल के रखिए कि अगर ये सिचुएशन उत्पन्न हो तो राजकोषीय घाटा एक बार से जंप नहीं कर पाए। ठीक है, आप उसको संभाल सकें। तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखो, कमजोर वैश्विक स्थिति को देखते हुए इन कीपिंग माइंड ऑफ वीक ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, कमजोर वैश्विक स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा घरेलू बाजार को मजबूत करना, उत्पादन एवं उपभोग दोनों दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन एवं उपभोग दोनों दृष्टि से, थ्रू बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्या मीनिंग हुआ इसका? भाई, घरेलू बाजार की स्थिति को मजबूत करेंगे तो वैश्विक निर्भरता कम रहेगी। और उसी संदर्भ में ये सारा का सारा इस बार जो बजट प्रो पुअर और प्रो फार्मर है, ये मुख्य रूप से उसी कारण से है कि घरेलू बाजार को मजबूत करना, उत्पादन, मेक इन इंडिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के माध्यम से कृषि, और स्टार्टअप के माध्यम से सेवा, और एक और इसी बजट में प्रोविजन है आगे, जिसमें है कि भारत में जो खुदरा व्यापार है, रिटेल ट्रेड है, दे आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया।
जो खुदरा व्यापारी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो आपके नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में, ये सारे जो रोड पर दुकान हैं, माने दो तरह का होता है ना ये। एक होता है जो बड़े मॉल हैं, बड़े श्रम कानून के अनुसार बड़े बड़े मॉल हैं, बिग बाजार और ये सब कुछ, और दूसरा रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे आगे एक प्रोविज़न मिलेगा कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो सेल्स मॉल हैं, ये 7 दिन खुलने की अनुमति है इनको। ये पूरे 7 दिन खुलते हैं, केवल 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन बंद रहते हैं। ये सालों भर खुलते हैं ये। और खुदरा व्यापार है वो श्रम कानून के नियमों के अनुसार केवल 6 दिन खुल सकता है वो। और इसलिए देखेंगे कि सारे बाजार एक दिन वीकली ऑफ रहता है, मंडे को हो या थर्सडे को हो या कोई भी हो, तो श्रम कानून के नियमों के अनुसार वो 6 दिन खुल सकते हैं। अब सरकार का मानना ये है, और ऐसे व्यापारियों की संख्या, ऐसे जो ट्रेडर हैं, इनकी संख्या 11 करोड़ से ज़्यादा है। तो सरकार का मानना है कि इनको ये एक्स्ट्रा एक ऑफ डेज का कंपल्सन क्यों, इनको ये माने ऑफ क्यों कंपल्सरी है इनके लिए। जैसे बड़े बड़े मॉल को बंद रखना अनिवार्य नहीं है श्रम कानून के अनुसार, तो इनको भी ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो चाहे तो खोल के रखें और चाहे तो बंद करें। इससे फायदा क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें कहीं प्रोविजन में इसमें आएगा। तो इस तरह से ये जो इससे अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो घरेलू जो ये उत्पादक और उपभोग वाला पक्ष था ये मजबूत होगा। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो मेक इन इंडिया या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये सब काम ये कर रहे हैं, स्टार्टअप सेवा क्षेत्र के लिए ये सब कर रही है। ठीक है, तो उसमें आता है। तो नेक्स्ट तीसरा देखो, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना। प्रक्रिया को जारी रखना। अच्छा, पैराचेंज करके उपरोक्त तैयारी के संदर्भ में, इन द बैकग्राउंड ऑफ एबव प्रिपरेशन, समग्र परिवर्तन के लिए या समग्र सुधार के लिए बजट 2016-17 में ट्रांसफॉर्म इंडिया का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए 9 स्तंभ निर्धारित हैं। 9 पिलर्स डिसाइडेड। 9 स्तंभ निर्धारित हैं। कौन कौन से हैं 9 स्तंभ? फर्स्ट लिखिए, कृषि एवं किसानों का कल्याण, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कृषि एवं किसानों का। दूसरा, सेकंड, ग्रामीण विकास। क्या लिखे? सेकंड, ग्रामीण विकास। और तीसरा, सामाजिक क्षेत्र विकास, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। सामाजिक क्षेत्र विकास एवं स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ केयर। और फोर्थ है शिक्षा, दक्षता एवं रोजगार, एजुकेशन
स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये फोर्थ है। अब यहीं पे जैसे दक्षता है ना, दक्षता एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है। ये तीनों के तीनों जनांकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए आवश्यक कंडीशन है, शर्त है, तीनों के तीनों। एजुकेटेड होना चाहिए व्यक्ति, अगर शिक्षित होगा तो वो इनोवेशन करेगा, और दक्ष होगा तो एम्प्लॉयबल होगा। अगर उसमें दक्षता होंगी तो उसको रोजगार में बनाए रखना आसान होगा। एम्प्लॉयबल बोलते हैं, शिक्षा के आधार पे, डिग्री के आधार पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन रोजगार में बने रहने के लिए दक्षता होनी चाहिए। और भारत में, दक्षिण कोरिया में जहाँ 96% लोग दक्ष हैं, वहीं भारत में सिर्फ 2% लोग दक्ष हैं। और बाकी, और इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यंग पीपल, 80 करोड़ के आसपास भारत में नौजवान हैं। 63.5% लोग 15 साल से 64 साल के बीच में हैं। जीडीपी माने टोटल जो 1 अरब 25 करोड़ का 63.5% निकालेंगे तो कितना होगा संख्या? 1 अरब 25 करोड़ का, 125 करोड़ का 63.5% कितना होगा? तो हमारे ज्ञान के अनुसार तो 63 तो वैसे ही हो गया, और 12 ऊपर से तो 75 हो गया। 75 से 80 करोड़ के आसपास लोग हुए, 75 से 80 करोड़। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 75 to 80 करोड़ यंग पीपल, और इसमें सिर्फ 2.3% लोग जो ऑलरेडी रोजगार में हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें तो जो बाकी लोग हैं उसमें सिर्फ 2.3% लोग दक्ष हैं। और दक्षता का मतलब साक्षरता नहीं होता है। एक साक्षर व्यक्ति अकुशल हो सकता है, और एक निरक्षर व्यक्ति भी अकुशल हो सकता है। जैसे इलाहाबाद में गए थे तो वहाँ पे एक कटरा में कोई एक इंस्टीट्यूशन है या कहीं था, उसमें अखबारों में आया था कि राजमिस्त्रियों का 12वां बैच प्रारंभ हुआ। जो राजमिस्त्री है इनका 12वां बैच से फायदा क्या होगा? इनको ट्रेनिंग दी जाएगी राजमिस्त्री का, ईंटा वगैरह सब तो गुरुजी से सीखे हुए लोग हैं। जितने भी राजमिस्त्री बनते हैं कहीं से ट्रेनिंग लेके तो आते नहीं है, गुरुजी से सीखते हैं, ठीक है। और गुरुजी से सीखते हैं लेकिन कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता। और आने वाले दिनों में जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उसमें रोजगार गुरुजी के रिकमेंडेशन से नहीं मिलेगा। वो सर्टिफिकेट पूछेंगे, कहीं कुछ सीखे हो। तो अगर वो सीखा हुआ रहेगा, कहीं प्रॉपरली अगर ट्रेंड होगा तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी मांग करने की क्षमता, सैलरी डिमांड करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ इसमें, तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, अच्छा ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। तो ये तीनों जो टॉपिक आपने लिखा हुआ है, ये तीनों का तीनों टॉपिक, तीनों का तीनों जो शिक्षा, दक्षता और रोजगार, ये तीनों पॉपुलेशन जनांकीय लाभांश से संबंधित है। और इस संदर्भ में जाएंगे तो बजट में आपको इसके लिए प्रोविजन है। और जब भी पॉपुलेशन डिविडेंड का टॉपिक करेंगे या दक्षता विकास का टॉपिक करेंगे तो उसमें बजट का रेफरेंस जरूर आएगा। बजट 2016-17 में इसके लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और इस रूप में ये उपयोगी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाले में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आधारभूत संरचना एवं निवेश। आधारभूत संरचना एवं निवेश, देखो यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ठीक है। बीच बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ये अजय जी इसको क्या करेंगे कि आज चूँकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ते जा रहा है और 3G 4G में जो फ़ोन आप रखेंगे वो 700-800 रुपये वाला रखेंगे, और जो स्मार्टफोन रखने के बदले एक टैबलेट रखेंगे, जो कि एकेडमी, अब जो ज़माना आ रहा है, ठीक है, ज़माने में आप बिना नेट के बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उस सुविधाओं में जाएंगे तो अजय जी ने हमसे सुझाया कि भाई आप इसको अपडेट किया जाए इसको। तो हमने इसको, तो ये YouTube पे आस्था ये चैनल करके एक बनाएंगे, ये उस पर रहेगा ये। और नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, और फेसबुक पर भी आस्था ये इसका जो फेसबुक है अकाउंट है उस पर भी रहेगा ये,
तो वहाँ पे भी जाके इसको कभी कन्फ्यूजन होने लगे कुछ समझ में क्या पता नहीं समझ बोले थे तो उसको नोट कर लेंगे, वहाँ से फॉलो कर लेंगे। और भी 3 दिन का जो भी है 3 दिन का पूरा 3 दिन का उस पर रहेगा, ठीक है। तो उस रूप में आगे क्या लिखें? क्योंकि अभय जी का भी काफ़ी कुछ आता है ना इस पे, इनका भी आता है, ठीक है। तो अजय जी ने हमसे कहा कि आप भी अपना करिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा भी दाढ़ी में चेहरा ज़्यादा खराब ज़्यादा खराब नहीं लगता है, हम भी अपना दे सकते हैं। हमने भी अपना दे दिए। अब चेहरा ही मत देखते रहिएगा, ठीक है। आगे क्या लिखे? अच्छा, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आधारभूत संरचना एवं निवेश। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। वित्त, एक मिनट, कौन सा लिखे थे? पांचवा हो गया ना, 5th हो गया ना, छठा वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र सुधार। और 7वां 7th गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगा? प्रशासन एवं व्यवसाय करने में सरलीकरण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में सरलीकरण। जैसे पी चिदम्बरम के द्वारा अपनी ही सरकार का रिव्यू किया गया था, और उस रिवीजन में क्या था? एक था डेफिसिट इन गवर्नेंस, माने यूपीए गवर्नमेंट के बारे में उनका कहना यह था कि देयर इज ए डेफिसिट इन गवर्नेंस। डेफिसिट इन गवर्नेंस का मतलब क्या होना चाहिए? जहां सरकार को होना चाहिए वहां सरकार, जैसे पुलिस वगैरह को जहां पे सुरक्षा के लिए होनी चाहिए वहां पुलिस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिसिट इन सिक्योरिटी। कोई मान लो परियोजना है, इस सरकार ने जैसे पिछले बजट में किया था आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए प्लग इन एंड प्ले। प्लग इन एंड प्ले का एक पॉलिसी उन्होंने लिया था अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए, जो 4000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विद्युत उत्पादन संयंत्र जो प्रस्तावित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, और प्लस अन्य परियोजनाओं के लिए इन्होंने एक पॉलिसी लिया प्लग इन एंड प्ले। प्लग इन एंड प्ले का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम आपने लाया, सीडी वगैरह उसमें लगा हुआ है, आप उसको प्लग करिए और म्यूजिक और डांस करना, स्टार्ट डांसिंग, ठीक है, प्लग। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप म्यूजिक भी आप ही खरीदिए, बिजली भी कहीं से कनेक्शन आपका कटिया फंसा करके बिजली लीजिए, अब पूरा वायरिंग वगैरह कर करके और तब म्यूजिक और तब डांस करने का, तो फिर डांस करने का मन ही खराब हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आता है कि अगर कोई अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास इंटरप्रेन्योरशिप है, उसके पास पैसा है, तो ऑल अदर फैसिलिटीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय और प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अन्य सभी जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण क्लियरेंस, कोयला लिंकेज, पानी, ये सारे काम सरकार को करके रखें, और उसके बाद आप ऑक्शन करिए उस प्लेस का। माने सारा प्रिपरेशन आप करके फ्लैट तैयार कर दीजिए, बस रहने के लिए लोगों को बुलाइए, ना कि पता चला कि कहीं खेत में जा करके हम वहाँ बनेगा, ज़मीन खरीद लो, ठीक है। तो ये तरीका, तो प्लग इन एंड प्ले का यही मतलब होता है कि ऑल रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड बाई ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड बाई, देन द प्राइवेट पार्टी विल बी कॉल्ड टू एस्टैब्लिश देयर इंटरप्राइजेस। इसको प्लग इन एंड प्ले कहा जाता है, और बाकी प्रक्रिया में। और इसके लिए जो तैयारी है, दैट प्रिपरेशन इज नोन एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में सरलीकरण, कहीं आपको जाने की, और उसके लिए ई बिजनेस पोर्टल और कई सारे अन्य उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा। 24/7 सरकार आपके, पहले आप सरकार के यहाँ जाते थे, अब सरकार आपके पॉकेट में है, जब मर्जी तब ई बिजनेस पोर्टल खोलिए और आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, ठीक है। तो ये सारे उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उसी में नेक्स्ट 7वां क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 8वां राजकोषीय अनुशासन। 8वां राजकोषीय अनुशासन। और 9वां 9th कर सुधार। कर सुधार। अब इसमें 2 टॉपिक हम लोग पहले करें, 8वां और 9वां, और 8वां को कर लें तब हमारा सुबह के पैरेलल रहेगा क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, 8वां भाग लिखिए, भाग माने स्तंभ संख्या 8, राजकोषीय अनुशासन।
ठीक है, राजकोषीय अनुशासन, और उसमें लिख लो इसका संबंध बजटीय अनुमानों से है, इसका संबंध बजटीय अनुमानों से है, इट इज रिलेटेड विथ बजटरी एस्टिमेट। बजटीय अनुमानों से है, ठीक है। और इसके दो भाग हैं, बजटीय अनुमानों के दो भाग हैं। एक बजटीय आय या सार्वजनिक आय, बजटीय आय या सार्वजनिक आय, सॉरी पहले वाले में ही लिखेंगे ना, बजटीय आय या सार्वजनिक आय, और दूसरे वाले में बजटीय व्यय या सार्वजनिक व्यय, बजटरी इनकम और पब्लिक इनकम, और सेकंड बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजटीय आय या सार्वजनिक आय और बजटीय व्यय या सार्वजनिक व्यय। जो इस बार के अनुसार, बजट के अनुसार जो कुल बजटीय आय अनुमानित है वो 19,78,060 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो लिख दीजिए जहां लिखे थे 19,78,060 ना, इनकम में लिखिए, इनकम में लिखिए, पहले लिख लीजिए इनकम में 19,78,060 करोड़ रुपया, और बजटीय व्यय में भी लिख दीजिए 19,78,060 करोड़ रुपया, ठीक है। ऐसा क्यों हमने लिखा, और इस प्रकार इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि बजटीय घाटा क्या है, जीरो है। देखिए आंख के सामने दिख रहा है, जितनी आय उतने ही व्यय, घाटा जीरो। 1997-98 से राजकोषीय सुधारों के तहत सरकार द्वारा अग्रिम अर्थोपाय की नीति अपनाई गई थी, वेज एंड मीन्स एडवांस, 97-98 से, ठीक है। और इसमें होता क्या था, जैसे मान लो 100 पैसे का हमारा बजट है और हमारा इनकम 80 पैसे का है, 79 पैसे का है, 79 पैसे का इस बार है, ठीक है। 97-98 से कि आप अभी ही जब बजट बना रहे हैं उसी समय एक और हेड उसमें इंक्लूड करिए, और वो हेड क्या होगा, कर्ज आए, जैसे निगम कर से आए, उत्पाद शुल्क से आए, वैसा ही कर आए, और ये अमाउंट आप आरबीआई से ओवरड्राफ्ट करा लीजिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, जैसे किसानों के लिए जो जनधन योजना में है कि सरकार के द्वारा उसको, बैंक के द्वारा उसको 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट, पैसा उसके पास, उस 5,000 में से जब वो यूज करेगा और जितनी राशि यूज करेगा जब से, और जितनी राशि तब से उसको ब्याज देना होगा, अदरवाइज उसके नाम पे वो 5,000 पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। कर्ज में क्या होता है कि आपके नाम पर जिस दिन कर्ज अलॉट किया गया, आप यूज करें या ना करें, आपको उसी दिन से ब्याज देना होगा। तो आरबीआई द्वारा सरकार को 21 पैसे का ओवरड्राफ्ट कर दिया गया, ठीक है। न सरकार ने लिया न आरबीआई ने दिया। जब सरकार द्वारा उसमें इसका जितना राशि यूज सरकार द्वारा किया जाएगा उस पर सरकार को ब्याज देना होगा, और वो बाद में देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो 21 पैसे की जरूरत ही ना पड़े, व्यय घटा दें, आय बढ़ा दें, ठीक है। तो अग्रिम अर्थोपाय की नीति के तहत इसी में आय में कर्ज आय को जोड़ लिया जाता है, और ये भी 100 पैसा और वो भी 100 पैसा, तो इसको क्या लिख देंगे, 100 पैसा। ये 19,78,060 करोड़ रुपए को क्या लिख दें, 100 पैसा, ठीक है। और उधर व्यय वाले को भी लिख दीजिए 100 पैसा। और आपके पास जो बुकलेट मिला है बजट का, उसका लास्ट पेज पलटिए, लास्ट 3 पेज काम में आएगा, लास्ट 3 पेज। अब जिसको नहीं मिला है वो ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट 3 पेज देखो लिखा हुआ बजट का सार। लास्ट तीसरा पेज में क्या लिखा हुआ है, लास्ट 3 पेज एक बजट सार लिखा हुआ है ना, ठीक है। कुल प्राप्तियां देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, कुल प्राप्ति है कहीं पे, कुल प्राप्ति, और दूसरा बाद में लिखा हुआ है कुल व्यय लिखा हुआ है। खैर यही है बजट तीसरा। अब देखो इसी में अब केवल सार्वजनिक आय ले लीजिए,
पहला वाला पार्ट ले लीजिए, अभी इसको बुकलेट को छोड़ दीजिए, पहला वाला पार्ट लीजिए। सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटिए। सार्वजनिक आय को 2 भागों में, बड़ा पेज लेकर के, पेज बड़ा होना चाहिए ना, ये नीचे जाएगा, ये बहुत बार 2 भाग में बटेगा। क्यों? सार्वजनिक आय को 2 भागों में, राजस्व आय और पूंजीगत आय। पहले हेडिंग लिख दीजिए, स्ट्रक्चर अभी समझ में आ जाएगा। राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। पूंजीगत आय। अब देखो दोनों का डेफिनेशन रेगुलर क्लास का पार्ट है। वैसे राजस्व आय का मतलब होता है बार बार की आय, और पूंजीगत आय का मतलब होता है एक बार की आय। कोई आपका मकान है, उस मकान से जो रेंट आपके घर में आ रहा है वो राजस्व आय है, और उस मकान को बेच दिया, बेचने से जो पैसा आ रहा है वो पूंजीगत है। आपके घर में जो सैलरी है वो राजस्व आय है। ठीक है, तो इस तरह से राजस्व आय में और पूंजीगत आय में अंतर होता है। राजस्व आय बार बार, पूंजीगत आय एक बार। ब्याज, जैसे किसी को कर्ज हमने दिया, वो कर्ज से जो ब्याज मिल रहा है बार बार, राजस्व है। ठीक है, उसी तरह से मुर्गी से अंडा, राजस्व आय की पूंजीगत आय, राजस्व है। अब मुर्गी का चिकन बना दिए तो ठीक है, पूंजीगत आय। ठीक है, राजस्व आय, पूंजीगत आय। अब दोनों में निश्चित रूप से कौन सा ज्यादा होना चाहिए? संपत्ति बेच के या बार बार वाला? राजस्व आय ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं कौन, अभी जब पैसे को खोलेंगे तो आएगा। राजस्व आय को फिर से 2 भागों में, राजस्व आय को 2 भागों में, एक कर्ज आय और दूसरा गैर कर्ज पूंजीगत आय। पूंजीगत आय को भी 2 भागों में, कर्ज आय, इनकम फ्रॉम बोरोइंग, कर्ज आय, और गैर कर्ज पूंजीगत आय। 2 भागों में पूंजीगत आय को। क्लियर है? कर आय को फिर से 2 भागों में, कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को फिर से 2 भागों में, कौन से? आय कर और निगम कर। प्रत्यक्ष कर को फिर से 2 भागों में, आय कर, निगम कर। और अप्रत्यक्ष कर को 3 भागों में, इनडायरेक्ट टैक्स विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कौन कौन से? उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और तीसरा सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब आप जाइए अपने नोट्स में, जो बुकलेट है उसमें, और उसमें देखिए जो पेज पलटिए, 100 पैसा आया। देखो उसमें लिखा हुआ है 100 पैसा ना, हमारे पास तो है, हमको याद है। अच्छा लिखो 100 पैसा, 100 पैसे की प्राप्ति। देखो वहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है 100 पैसा आया, और दूसरे पेज पे क्या लिखा हुआ है? 100 पैसा गया। तो गया वाला भी नहीं कर रहा है, अभी आया वाला। और आया वाले में देखिए आय कर से कितने पैसे आए हैं? आय कर से तो लिख लो 14 पैसा। आय कर के नीचे लिख दीजिए 14 पैसा। आय कर के नीचे 14 पैसा। और निगम कर से कितना आया है? निगम कर से 19 पैसा। कारपोरेट टैक्स, निगम कर बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। और दोनों आय कर, निगम कर दोनों मिलाकर के प्रत्यक्ष कर से कितना आया है? प्रत्यक्ष कर से कितना आया है? 19 और 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33 पैसा। छोड़ दीजिए उसको। अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद शुल्क से कितना आया? 12 पैसा। उत्पाद शुल्क से 12 पैसा। सेवा कर से और सीमा शुल्क से 9 पैसा। सीमा शुल्क से भी 9 पैसा। तीनों मिला के अप्रत्यक्ष कर से कितना? 30 पैसा। 30 पैसा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कर आय कितना?
कर आय कितना हुआ? 63 पैसा। लिख दीजिए 63 पैसा, ऊपर बढ़ते जाइए 63 पैसा। गैर कर राजस्व आय कितना है? नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम 13 पैसा। देखो उसमें है नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में जब सार्वजनिक व्यय करेंगे। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, ये राजकोषीय अनुशासन का भाग है ना, आय और व्यय। तो यहाँ पे आय कम हो रहा है, व्यय बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो बढ़ा हुआ व्यय है वो कहाँ से कंपेंसेट हुआ? कहाँ से? नहीं, बोरोइंग नहीं, बोरोइंग तो कम हुआ है। पिछले बार 24 पैसे का बोरोइंग था, इस बार 21 पैसे का बोरोइंग है, तो बोरोइंग तो कम हुआ है, बोरोइंग बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से कंपेंसेट हुआ? एक बड़ा इशू है, अभी करेंगे उसको। क्या लिखे? 13 पैसा। अच्छा, और पूंजीगत वाले में? अच्छा ठीक है, गैर कर राजस्व मिल गया, तो अब कुल राजस्व आय कितना है? कुल राजस्व कितना है? 76। तो लिख लीजिए ऊपर 76, 76 ऊपर में। वहां कहाँ लिख रहे हैं? ये तो है, तो ये राजस्व आय, ये राजस्व आय है। ठीक है, राजस्व आय कितना हो गया? 76 पैसा। पूंजीगत वाले में आइए, पूंजीगत वाले में कर्ज आय देखिए कितना है? 21 पैसा। कर्ज आय 21 पैसा, 21, और ब्रैकेट में लिख लो यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। कर्ज आय 21 पैसा, और उसमें लिख लीजिए यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। और नेक्स्ट है गैर कर्ज पूंजीगत आय, नेक्स्ट पार्ट है ना, कितना पैसा है? 3 पैसा, 3 पैसा। तो कुल पूंजीगत आय कितना हुआ? कुल पूंजीगत आय 24 पैसा हो गया, और राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 100 पैसा। क्लियर है? हिसाब किताब बराबर। अब यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपसे पांच जो टैक्स इनकम है वो टैक्स इनकम को क्रम सजाने के लिए पूछेगा। आय के अनुसार क्रम सजाएं, एक पीटी का फैक्ट है। सबसे अधिक किस कर से सरकार को आय प्राप्त होती है? दूसरा क्वेश्चन हुआ। इनके अलावा जाएंगे निम्नलिखित में से कौन कौन से राजस्व आय के भाग हैं, कौन कौन सा अप्रत्यक्ष कर का भाग है, कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर का भाग है, ये सब प्रीलिम्स का फैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष में जा रहे हैं, तो निष्कर्ष में 1-2-3 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिए, खत्म हो जाएगा। देखो निष्कर्ष में, देखो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, ब्रैकेट में पिछले वर्ष की तुलना में निगम कर से आय में कमी हुई है। पहले उसमें वो छोटा वाला जो सर्किल बना के है उसमें है, पिछले बार 21 पैसा था कि 20 पैसा था? 20 पैसा था, कम हुआ। सेकेंड, उसी में नेक्स्ट कंक्लूजन है उत्पाद शुल्क एवं गैर कर राजस्व आय से आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो इस साल जो गैर कर राजस्व आय में जाएंगे तो पिछले साल वो 9 पैसा है और इस बार वो 13 पैसा है। ये अचानक इतना वृद्धि कैसे हो गया? तो इसमें आता है कि सरकार द्वारा जो जमीन को बेचा जाता है या फैक्ट्री को बेचा जाता है तो उसको पूंजीगत आय में जाता है वो, लेकिन सरकार द्वारा जब स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है, स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, मोबाइल कंपनियों को जो फ्रीक्वेंसी बेचे जाते हैं, वो पूंजीगत आय नहीं है, वो क्या है? वो राजस्व आय का भाग है। कैसे? क्योंकि वो बेचा नहीं जाता है, वो लीज पर दिया जाता है 15 साल 20 साल, और फिर से सरकार को वो वापस मिलना होता है, सरकार उसको दोबारा बेचती है। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम बेचने से पैसा आता है वो राजस्व आय का भाग है, और वही इनकम जो फरवरी मार्च 2015 में जो बेचा गया उसके पैसे अब आने शुरू हो रहे हैं, और वही इनकम 9 पैसा से बढ़ के 13 पैसा हुआ है, और इसी ने सरकार को बचाया है। सरकार की जो
जो करों में आय में कमी आई है तो यहाँ से कंपेंसेट हुआ है। व्यय में भी सरकार ने कदम उठाया है उस कमी को कंपेंसेट करने के लिए, बाद में आएगा। एक लाइन और देखो, राजकोषीय घाटे में कमी हुई है, कमी अनुमानित है, और इस प्रकार कर्ज आय में गिरावट, कर्ज आय में गिरावट है। फुल स्टॉप। अब इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। कल हम लोग करेंगे सार्वजनिक व्यय सुधार।